स्वागत है दोस्तों। कहानी वार्ता में इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने दोस्त विक्रम के साथ शिकारी का भाग तीसरा। कहानी बहुत तेजी से चल रही है। ये कहानी डेथ वारंट का दूसरा भाग है। डेथ वारंट पहले से ही हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपने सुना नहीं है तो पहले आप उसे सुन लीजिए, तभी इस कहानी को सुनने का और मजा आएगा। इस कहानी में भी भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए सीआईए का 8 लोगों का हिट स्क्वाड भारत पहुंच चुका है। अब देखना यह है कि जगमोहन और देवराज चौहान कैसे बचाते हैं। चलिए बाकी बातें हमेशा की तरह अंत में। शुरू करते हैं शिकारी पार्ट 3। मैनचेस्टर, इंग्लैंड। सुबह के 6 बज रहे थे कि ब्रिजवॉश वहां आ पहुंचा। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला। तुम अभी तक नींद में हो? मैंने तो सोचा था तैयार खड़े हो गए। 8:40 का तुम्हारा प्लेन है इंडिया के लिए। मैं आधे घंटे में तैयार हो जाता हूँ, देवराज चौहान ने कहा। ब्रिजवॉश ने सिर हिलाया। तुम बहुत उत्साहित हो मेरे इंडिया जाने पर, देवराज चौहान ने कहा। हाँ हूँ। यहाँ तुम सीआईए एजेंटों की हत्या करके मुझे खतरे में डाल रहे हो। सीआईए वाले जानते हैं कि तुम सब खबरें मुझसे ले रहे हो। वो गुस्से में आकर मुझे मार सकते हैं। देवराज चौहान मुस्कुराया। उसने सिगरेट सुलगा ली। जल्दी से तैयार हो जाओ। फ्लाइट टाइम से 1.5 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट पहुंचना है। सिगरेट छोड़ो। तुमने आने की तकलीफ क्यों की? मैं खुद ही। टिकट तो मेरे पास है, किसी के हाथ भिजवा देते। मेरे आने में जब मुझे तकलीफ नहीं है तो तुम्हें समस्या क्यों हो रही है? मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर चल दूंगा। मुझे कई अहम काम करने हैं। तुम्हारी मर्जी। उसके बाद देवराज चौहान तैयार होने लग गया। ब्रिजवाश कुर्सी में बैठा रहा। आधे घंटे में देवराज चौहान ब्रिजवाश के सामने बिल्कुल तैयार खड़ा था। तुम तो सच में आधे घंटे में तैयार हो गए। अपना सामान वगैरह पैक करो और चलो। देवराज चौहान अपने बिखरे कपड़े सूटकेस में डालने लगा। इस दौरान वो खिड़की के पास पहुंचा और बाहर का मौसम देखा। बाहर कड़कती ठंड और कोहरा दिख रहा था। देवराज चौहान खिड़की से हटने लगा कि ठिठक गया। उसकी आंखें सिकुड़ी। नजरें उस कार पर जा टिकी जिसके सारे शीशे बंद थे, परंतु कोई ड्राइविंग सीट पर बैठा था। देवराज चौहान खड़ा उधर ही देखता रहा, परंतु ड्राइविंग सीट पर बैठे इंसान का चेहरा नहीं देख पाया। देवराज चौहान ने आसपास निगाह मारी और कोई शक की बात न दिखी। वहां खड़े क्या कर रहे हो? ब्रिजवाश की आवाज कानों में पड़ी तो वो खिड़की से हटकर अपने काम में लग गया। सोचों में बाहर खड़ी सोचों में बाहर खड़ी वो कार घूम रही थी जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई बैठा था। तुम अकेले आए हो? हाँ। किसी को साथ लाता? क्यों? मैंने यूं ही पूछा। देवराज चांद ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम किस्मत वाले हो जो सीआईए के लोगों को मारकर जिंदा वापस लौट रहे हो। सीआईए ऐसे लोगों को कभी जिंदा छोड़ती नहीं जो उनके लोगों को मारे। कल शाम कोशिश तो की थी सीआईए ने। लूथर माची मुझे मारने आया था। वो सीआईए का खतरनाक हत्यारा? ब्रिजवाश ने गंभीर स्वर में पूछा। लेकिन वो मुझे मार नहीं सका। लूथर माची का रिकॉर्ड है कि वो अपने शिकार को ढूंढ कर मार डालता है। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। वो अब भी तुम्हें ढूंढ रहा होगा। तुम फ्लाइट पकड़कर आसानी से इंडिया पहुंच जाओगे। मैं लूथर माची से डर कर नहीं जा रहा हूं। मेरा अब यहाँ काम ही नहीं बचा कि मैं जानता हूं तुम बातों में वक्त गवा रहे हो। अब यहाँ से चलो। देवराज चौहान ने सूटकेस बंद किया और पुनः खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांका। वो कार अभी तक वहीं खड़ी थी। उसकी ड्राइविंग सीट पर अभी भी कोई था। बाहर क्या देख रहे हो? क्या वहां कोई है? ब्रिजवाश ने पूछा। नहीं, मैं मौसम देख रहा हूँ। देवराज चौहान खिड़की से हट गया। इन दिनों मैनचेस्टर का मौसम बहुत खराब रहता है। बर्फ गिरती रहती है। ब्रिजवाश उठ खड़ा हुआ। देवराज चौहान ने सूटकेस उठाया। दोनों बाहर निकले। अपने ठिकाने को बंद कर लो। ब्रिजवाश दरवाजा बंद करके कुंडी लगाता कह उठा। कुछ देर में मेरा आदमी यहाँ पहुंचेगा और साफ सफाई कर देगा। उसके बाद दोनों सामने खड़ी कार की तरफ बढ़े। देवराज चौहान छिपी निगाहों से उस कार को भी देख रहा था जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद था, और देवराज चौहान को पूरा भरोसा था कि वो जो कोई भी है उस पर नजर रख रहा है।
देवराज चौहान ने सूटकेस पीछे वाली सीट पर रखा और दरवाजा बंद किया। ब्रिजवास तब तक ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। देवराज चौहान अगले ही पल सतर्क हुआ। उसकी नजर दूसरी कार पर थी जिसका शीशा नीचे हो रहा था। देखते ही देखते उसे फिरोजा का चेहरा नजर आया जो कि उसे देख रही थी। फिरोजा ने हाथ भी हिलाया। उसने सर पर फर वाली गर्म टोपी पहन रखी थी। फिरोजा को देखकर देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ गए। अगले ही पल उसने फिरोजा को कार का शीशा चढ़ाते देखा। तभी ब्रिजवाश ने कार का हॉर्न बजाया। ब्रिजवाश के सामने फिरोजा से मिलना ठीक नहीं था, क्योंकि फिरोजा ब्रिटिश गुप्तचर एजेंसी की जासूस थी। उसे और फिरोजा को एक साथ देखकर ब्रिजवाश परेशान हो सकता था। दोस्तों, यदि आपने डेथ वारंट नहीं सुना है तो फिरोजा के बारे में सारी डिटेल आपको डेथ वारंट में मिल जाएगी। ये इस कहानी का एक प्रमुख किरदारों में से एक है, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप पहले डेथ वारंट सुन लें यदि आपने नहीं सुना हो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। देवराज चौहान ने कार का अगला दरवाजा खोला और ब्रिजवास के बगल वाली सीट पर बैठ गया। ब्रिजवास ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम आज हर काम आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हो। मार्शल को बता दिया है कि मैं आज वापस लौट रहा हूँ? हाँ, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई। क्या? तुम्हें कैसा पता कि इंडिया में शाम को होने वाली रैली में सीआईए के लोग प्रधानमंत्री की हत्या करेंगे? देवराज चौहान ने उसे नहीं बताया कि ये बात फिरोजा ने उसे बताई थी। कहीं से मालूम हो गया? अब तुम मुझसे बात छिपाने लगे हो? जरूरत क्या है बताने की? अब हम अलग हो रहे हैं, शायद दोबारा मुलाकात भी ना हो हमारी। मैं मार्शल का एजेंट नहीं हूँ, डकैती मास्टर हूँ। यूं ही इस मामले में मार्शल ने घसीट लिया मुझे। तुम खतरनाक हो। तब तक देवराज चौहान छिपी निगाहों से फिरोजा वाली कार को पीछे आते देख चुका था। फिरोजा पीछे आ रही थी। स्पष्ट था कि वो उससे कोई बात करना चाहती थी। एयरपोर्ट पर फिरोजा से बात करने के लिए वक्त निकालना होगा ताकि पता चल सके कि क्या कहना चाहती है। लेकिन तुम्हारा साथी जगमोहन ज्यादा समझदार नहीं था। वो फिरोजा की खूबसूरती पर मर मिटा और काम को भूल गया। ऐसी बात नहीं है। जरूर कोई और वजह रही होगी। मैंने ही उसे फिरोजा के पीछे लगाया था। उसके पास कई बेहतरीन मौके आए होंगे फिरोजा से वो खास सीडी लेने के, परंतु वो कुछ नहीं कर पाया। मार्शल को जगमोहन से मायूसी हुई होगी। तुमने इस बारे में जगमोहन से बात की? वो मुझसे दोबारा मिला ही नहीं। फिरोजा के साथ एस्टोनिया चला गया। उसके बाद तो उसकी खबरें मिलनी बंद हो गई। रात मार्शल ने बताया कि जगमोहन खाली सीडी के साथ उसके पास पहुंच चुका है। फिरोजा ने उसे मूर्ख बना दिया। जगमोहन से तुम्हारी बात हुई होती तो वो तुम्हें बता चुका होता कि उसने धोखा क्यों खाया। तब उसके सामने कैसे हालात पैदा हुए होंगे। आमतौर पर वो धोखा खाने वाले इंसानों में से नहीं है। जो भी हो, वो असफल रहा। ब्रिजवाश ने अपनी आंखों को तरेरा। देवराज चौहान ने ब्रिजवाश पर नजर मारकर कहा, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी और सीआईए तुम्हारी हकीकत जानती है कि तुम इंडियन एजेंट हो। फिर भी तुम मैनचेस्टर में जमे अपना काम कर रहे हो। वो लोग तुम्हें उखाड़ क्यों नहीं फेंकते? इस बात का जवाब तो वो लोग ही दे सकते हैं। मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ, परंतु अब तुम्हारी वजह से खतरा बढ़ गया मेरे लिए। तुमने सीआईए के कई लोगों की हत्या की है यहाँ। इस बात का बदला वो मुझसे भी ले सकते हैं। लूथर माची बहुत ही खतरनाक है। शुक्र मनाओ अगर तुम ठीक ठाक प्लेन में सवार हो जाओ। तुम्हारा मतलब कि लूथर माची मुझे रास्ते में मिल सकता है? मुझे क्या पता, परंतु वो तुम्हें जरूर ढूंढ रहा होगा और तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल देना मेरी ड्यूटी है। ब्रिजवाश ने गहरी सांस लेकर कहा, मार्शल को पसंद नहीं कि उसके लोग मरते रहें। अगला दृश्य। ब्रिजवाश ने कार एयरपोर्ट की पार्किंग के उस हिस्से में ले जाकर रोकी जहां से एयरपोर्ट की इमारत करीब ही थी। इंजन बंद किया और मुस्कुराकर देवराज चौहान से बोला, हम ज्यादा लेट नहीं हुए, 7:15 ही बजे हैं। चलो तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ दूं। दोनों बाहर निकले। पीछे वाली सीट पर रखा सूटकेस बाहर निकाला। तब तक देवराज चौहान ने कुछ फासले पर फिरोजा वाली कार को देख लिया था। वो ब्रिजवास से बोला, तुम जाओ, अब मैं चला जाऊंगा। तुम्हें एयरपोर्ट के भीतर तुम्हें एयरपोर्ट की इमारत के भीतर ले जाकर छोड़ूंगा। उसके बाद बाहर निकलकर मार्शल को फोन करूंगा कि मैंने तुम्हें सही सलामत एयरपोर्ट पर छोड़ दिया है और मेरी जिम्मेवारी खत्म। देवराज चौहान मुस्कुराया। दोनों एयरपोर्ट की इमारत की तरफ बढ़ गए। सूटकेस उनके पास था।
इस दौरान देवराज चौहान ने फिरोजा को फासला रखकर पीछे आते देखा। ब्रिजवाश फिरोजा को बखूबी पहचानता था, परंतु उसकी निगाह अभी तक फिरोजा पर नहीं पड़ी थी। इधर फिरोजा भी सावधान थी कि ब्रिजवाश उसे देख न सके। चोरी छिपे ये सब मामला चल रहा था। देवराज चौहान और ब्रिजवाश एयरपोर्ट की इमारत के भीतर पहुंचे। ब्रिजवाश ने सूटकेस नीचे रखा और जेब से पासपोर्ट और टिकट निकालकर बोला, इसे रखो और अब निकल लो। इस तरह शायद तुम लूथर माची से बच जाओ। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर पासपोर्ट और टिकट ले लिया। अब मैं कहीं चलूंगा, मुझे कहीं पहुंचना है, कहकर ब्रिजवाश पलटा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। थैंक्स तो कर दो, मैं तुम्हारे बहुत काम आया हूं। थैंक्स। तभी देवराज चौहान का हाथ जेब पर पड़ा। वहां रिवॉल्वर मौजूद थी। एयरपोर्ट पर रिवॉल्वर होने का मतलब ही नहीं था। ब्रिजवाश को रिवॉल्वर दे देनी चाहिए थी। उसने दूर जाते ब्रिजवाश को देखा। काफी भीड़ थी। वो अब कभी कभार ही दिख रहा था। देवराज चौहान ने एक निगाह नीचे पड़े सूटकेस पर मारी, फिर तेजी से उधर बढ़ा जिधर ब्रिजवाश गया था। लोगों से टक्करें लगती रही। देवराज चौहान एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ चुका था। वो जानता था कि ब्रिजवाश पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ गया होगा। ऐसे में देवराज चौहान ने पार्किंग में जाने की दिशा पकड़ी, परंतु दूसरे पल ठिठक गया। ब्रिजवाश नजर आ गया था उसे, परंतु देवराज चौहान बुरी तरह चौंका, क्योंकि ब्रिजवाश के पास सीआईए का जासूस माइक और लूथर माची मौजूद थे। वही लूथर माची जिसने कल शाम उसकी जान लेने की चेष्टा की, परंतु फिरोजा ने उसे बचा लिया था। इन दोनों को ब्रिजवाश के पास देखना हैरत की बात थी। ब्रिजवाश इंडियन एजेंट था और सीआईए से इन दिनों तगड़ा पंगा चल रहा था। ऐसे में ब्रिजवाश का इन लोगों से बात करना हैरत की बात थी, जबकि वो लोग दोस्ताना अंदाज में बात कर रहे थे। देवराज चौहान फुर्ती से एक गोल पिलर की ओट में हो गया। ब्रिज वॉश पर उसे पहले से ही शक हो रहा था। अब तो सारी हकीकत उसके सामने थी। वो लोग जहां खड़े थे, वहां पास से काफी लोग आ जा रहे थे। देवराज चौहान की निगाह उस गोल पिलर पर गई जो कि उन लोगों के पास ही था। फिर देवराज चौहान भीड़ में छिपता हुआ आगे बढ़ा और उनके पास के पिलर की ओट में खड़ा हो गया और उनकी बातें सुनने लगा। लोगों के आने जाने का शोर था, फिर भी बातें कानों में पड़ रही थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये ब्रिजवाश की आवाज थी। मुझसे बात कर। लूथर माची का स्वर कानों में पड़ा। माइक को मैं यहाँ लाया हूँ। दो पलों की खामोशी के बाद माइक की आवाज कानों में पड़ी। मैंने इसे बहुत समझाया पर यह माना नहीं। तुमने इसे बताया क्यों कि देवराज चौहान वापस इंडिया जा रहा है? वो मेरा शिकार है, लूथर माची लूथर माची ने कहा। कहाँ है देवराज चौहान? पागल मत बनो। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं डबल एजेंट हूँ। सीआईए को भी खबरें देता हूँ, परंतु मार्शल के लिए काम नहीं करूंगा तो बात कैसे बनेगी? देवराज चौहान को यहाँ से सुरक्षित निकालना मेरी ड्यूटी। बकवास मत करो। वो मेरा शिकार है। जिंदा नहीं जाएगा वो मैनचेस्टर से। उसकी लाश ही। माइक, तुम ही समझाओ इसे। मेरी बात नहीं मान रहा है। मेरी गलती थी जो मैंने इसे देवराज चौहान के जाने की बात बता दी। देवराज चौहान का इंडिया ठीक ठाक पहुंच जाना जरूरी है, वरना मार्शल मुझ पर शक करेगा। उसने हमारे कई एजेंटों को मारा है। ऐसे में मैं उसे मारूंगा तो किसी को शक नहीं होगा कि अब तुम उसे नहीं मार सकते। ब्रिजवाश का गंभीर स्वर कानों में पड़ा। वो एयरपोर्ट के भीतर जा चुका है। मैं चाहता भी नहीं कि तुम मैनचेस्टर में उसकी जान। तुम उसे बचा रहे हो। लूथर माची के स्वर में गुर्राहट थी। हाँ, क्योंकि देवराज चौहान यहां मरेगा तो जिम्मेवारी मुझ पर आएगी। मार्शल को मैंने जवाब देना है, तुमने नहीं। मार्शल ने यहां मेरा औहदा मुझसे छीन लिया तो फिर तुम्हें खबरें कौन देगा? सुना माइक? लूथर माची गुर्रा रहा था। सुना इसकी लंबी जबान? माची, शांति रखो। माइक की आवाज कानों में पड़ी। तुम अपनी सोच रहे हो, हमें ब्रिजवाश की परेशानी भी देखनी चाहिए। माइक, गुर्रा रहा था लूथर माची। मुझे आज तक जो भी काम दिया गया है वो मैंने सफलता से पूरा किया है। कल शाम देवराज चौहान जाने कैसे मेरे हाथों से बच निकला। जब तक मैं उसका शिकार नहीं करूंगा, तब तक देवराज चौहान का शिकार करने के लिए अब तुम्हें इंडिया जाना होगा। मामूली बात है। मैं जाऊंगा। वहां हमारे बेहतरीन निशानेबाज मौजूद हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को शूट करने की। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मेरा शिकार सिर्फ देवराज चौहान है।
मैं उसे मारूंगा। बेशक तुम जो मर्जी करो। तुमने गलत किया माइक। मैंने भरोसे में रहकर तुम्हें देवराज चौहान के जाने की बात बताई थी और तुमने माची को बता दी ये बात। ऐसा करके तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा, इसे एयरपोर्ट तक ले आए। छोड़ो इस बात को। माची जबरदस्ती मुझे एयरपोर्ट पर लाया। देवराज चौहान को लगा कि अब उसे अपनी जगह छोड़ देनी चाहिए। वो जानना चाहता था जान लिया। ब्रिजवॉश डबल एजेंट था। मार्शल की जासूसी एजेंसी की सूचनाएं सीआईए को भी दे रहा था। देवराज चौहान ने पिलर से सटे इधर उधर नजर मारी। तभी उसे फिरोजा दिखी, जो कि 15-20 कदमों के फासले पर खड़ी थी। उनके बीच में से भीड़ आ जा रही थी। कभी फिरोजा नजर आती तो कभी भीड़ में छिप जाती। देवराज चौहान ने अपनी जगह छोड़ी और भीड़ में शामिल होता उस तरफ बढ़ गया जिधर उसने अपना सूटकेस छोड़ा था। उसके दिमाग में खलबली मची हुई थी। उसे धोखेबाज लोग कभी पसंद नहीं आते थे और ब्रिजवॉश डबल एजेंट बना इंडिया की खबरें सीआईए को दे रहा था। एकाएक देवराज चौहान को लगा कि जगमोहन के असफल होने के पीछे भी ब्रिजवॉश का हाथ हो सकता है। ये बात तो वो सोच भी नहीं सकता था कि ब्रिजवॉश का संबंध सीआईए से होगा। देवराज चौहान अपने सूटकेस के पास पहुंचा तो वहां 2 पुलिसमैनों को खड़े पाया। जब उन्हें पता चला कि सूटकेस उसका है तो उसे ये हिदायत देकर चले गए कि इस तरह सूटकेस को लावारिस न छोड़ें। उसके जाने के बाद देवराज चौहान ने सूटकेस उठाया कि ठिठक गया। सामने ही फिरोजा पास आती दिखी। देवराज चौहान उसे देखने लगा। पास पहुंचते ही फिरोजा शांत स्वर में कह उठी, तुम्हारे चेहरे की परेशानी मैं देख रही हूँ। ये परेशानी इसलिए आई कि ब्रिजवॉश के सीआईए के साथ संबंध है। देवराज चौहान कुछ कह न सका। मुझे भी अभी अभी ये बात पता चली। मुझे हैरानी हुई ब्रिजवॉश को माइक और माची के साथ देखकर। क्या चाहती हो? वापस इंडिया जा रहे हो? फिरोजा गंभीर थी। हाँ। कल मैंने तुम्हें माची से बचाया था, तो याद दिलाने की क्या जरूरत। मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि सीआईए के हत्यारे इंडिया पहुंच चुके हैं। वो रैली में प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले हैं। तुमने मेरी खबर का बढ़िया फायदा उठाया। मार्शल को खबर देकर रैली होने से रोक ली। लेकिन ये काम दूसरे ढंग से हुआ। जहां रैली होने वाली थी वहां मंच को ही बमों से उड़ा दिया गया। फिरोजा बोली, मैं खुश हूं कि मेरी दी खबर का तुमने सही इस्तेमाल किया। शायद तुम्हें पता नहीं कि सीआईए के 8 लोगों में से 2 को तब खत्म कर दिया गया जब वो दोनों मिशन पर थे कि प्रधानमंत्री स्टेज पर आए और उन्हें शूट कर दें। मुझे ये बातें मेरे चीफ ने बताई। कभी कभी चीफ मुझे अंदर की बातें बता देता है। वैसे भी वो इन दिनों खुश है कि मैंने वो सीडी सीआईए को दी थी, न कि जगमोहन को। इस वक्त सवाल ये पैदा हो रहा है कि तुम मेरा पीछा करती हुई यहां तक क्यों पहुंची। तुम्हारा फायदा कराने आई हूं। परंतु इस दौरान मैंने ब्रिजवाश की असलियत देख ली कि वो डबल एजेंट है। ये बात मैं चीफ को बताऊंगी। तुम किस फायदे की बात कर रही हो? फिरोजा 2 पल देवराज चौहान को देखती रही, फिर बोली, जगमोहन कहाँ है? इंडिया। तुम्हारे द्वारा दी गई खाली सीडी लेकर वो इंडिया पहुंचा था। उसका मुझे अफसोस है। परंतु ब्रिजवाश की असलियत देखकर अब मुझे समझ में आ गया है कि जब मैं जगमोहन के ठिकाने पर इसी मैनचेस्टर में थी तो माइक का फोन कैसे मेरे पास आ गया। उसे कैसे पता चला कि मैं माइक के साथ कहां पर हूं। ये सब बातें माइक को ब्रिजवाश ने ही बताई होंगी। तब माइक ने फोन पर मुझे कहा था कि मैं सीआईए के घेरे में हूं। उसी वक्त मैं समझ गई कि मैं सीआईए को धोखा नहीं दे सकती। बात बढ़ी तो सीआईए मेरा कत्ल कर देगी। तब जगमोहन बाजार में मेरे कपड़े और खाने का सामान लेने गया था जब माइक का फोन आया था। मैंने वक्त गवाए बिना माइक को वहीं बुलाया और सीडी उसके हवाले कर दी। बाद में जगमोहन आया, जो कि ये सोचकर मेरे साथ चिपका हुआ था कि सीडी मेरे पास है। एक बार तुम्हें बता दूं देवराज चौहान कि तब सीआईए से समझौता करके मैंने अपनी ही नहीं जगमोहन की भी जान बचाई, वरना तब सीआईए के लोग हम दोनों को मार देते। तुम इस बारे में इंडिया के पक्ष में क्यों हो? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं नहीं चाहती कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने में सीआईए सफल हो सके। अमेरिका की दादागिरी से हर कोई परेशान है। इस मामले में मैं सीआईए को नाकाम करके उनका सर नीचा करना चाहती हूँ। सीआईए इस बात को सह नहीं सकेगी कि वो नाकाम हो गई। वैसे इंडिया के प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। सारी दुनिया में इस बात से अमेरिका की नाक कट गई है। अपनी नाक बचाने के लिए ही अमेरिका तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री की हत्या करवा रहा है कि दूसरा जो प्रधानमंत्री पर बनेगा
वो संधि पर हस्ताक्षर कर देगा। तुम कोई और बात करने आई थी मेरे पास। देर तो नहीं हो रही तुम्हें? फिरोजा ने एकाएक पूछा। मैंने इंडिया जाने का विचार छोड़ दिया है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। फिरोजा ने देवराज चौहान की आंखों में देखकर कहा, ब्रिजवास की गद्दारी की वजह से? देवराज चौहान खामोश रहा। छोड़ो, ये तुम्हारा मामला है, मुझे नहीं पूछना चाहिए। कुछ देर रेस्टोरेंट में चलकर बैठें, वहां हम आसानी से आराम से बात कर सकेंगे। उस तरफ है रेस्टोरेंट। फिरोजा ने एक तरफ इशारा किया। देवराज चौहान ने सिर हिलाया, सूटकेस संभाला। दोनों उस तरफ बढ़ गए। तुम मुझ पर कितना भरोसा करते हो देवराज चौहान? चलते चलते फिरोजा ने पूछा। तुम में भरोसे लायक कोई बात नहीं है। क्यों? तुम ब्रिटिश जासूस हो और जासूसों पर भरोसा नहीं किया जाता। अगर मैं कहूं कि तुम मुझ पर भरोसा करो तो करोगे? नहीं। मैंने कल तुम्हारी जान बचाई, बार बार मत कहो। देखा जाए तो तुम्हारे प्रधानमंत्री भी कल मेरी ही वजह से बचे। अगर मैं तुम्हें ये खबर ना देती तो उसके लिए शुक्रिया। अब मैं भी तुम लोगों के साथ हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर। मैं नहीं चाहती कि इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या करने में सीआईए कामयाब हो सके। इसी सिलसिले में मैं तुम्हें और जानकारी देने आई हूं। देवराज चौहान खामोशी से आगे बढ़ता रहा। तुम्हें मुझ पर विश्वास कर लेना चाहिए। इस बात का जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों रेस्टोरेंट में जा बैठे। देवराज चौहान ने सूटकेस पास ही रख लिया था। जगमोहन कैसा है? फिरोजा की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। अच्छा है, उसी की कोशिश से कल प्रधानमंत्री जी बच सके। गुड। मुझे याद करता है? इस बारे में मेरी उससे कोई बात नहीं हुई, लेकिन वो तुम्हें याद जरूर करता होगा, क्योंकि तुमने उसे तगड़ी चोट दी थी। बता चुकी हूं कि वैसा करना मेरी मजबूरी बन। अब वो बात करो जो करने आई हो। पहले मुझे जगमोहन का नंबर दो। क्या? जगमोहन का मोबाइल नंबर। क्यों? वो मुझे याद आता है। फिरोजा मुस्कुराई। 2 पलों तक फिरोजा को देखने के बाद देवराज चौहान बोला, शायद वो तुमसे बात ना करे। ये बात की बात है, तुम मुझे नंबर दे दो उसका। देवराज चौहान ने शराफत से जगमोहन का मोबाइल नंबर फिरोजा को बता दिया। ठीक है, फिरोजा ने सिर हिलाया। कल इंडिया में सीआईए के 2 एजेंट मौके पर मारे गए। उनका नाम बॉट और सूटल था। बॉट और सूटल? हाँ। 8 लोग गए थे प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए। 2 मारे गए, बाकी 6 बचे हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उन 6 का नाम बता सकती हूँ। इससे शायद उन तक पहुंचने में तुम लोगों को सहायता मिले। बताओ। ग्रेगरी, हेनरी, वॉटसन, पिचाको, जैकी, ब्लॉर। ये 6 नाम हैं उनके। तुम्हें कैसे पता चला? चीफ ने बताया। चीफ को किसने बताया? हमारे एजेंट अमेरिका में सीआईए पर नजर रखते हैं। उन्होंने चीफ को ये खबर दी। उनके नाम बताने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास एक और जबरदस्त खबर है। रोजा मुस्कुराई। बोलो। वो खबर तुम्हें नहीं, जगमोहन को दूंगी। वो इंडिया में प्रधानमंत्री को बचाने में लगा है ना? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। उस जबरदस्त खबर के बारे में मैं जगमोहन से बात कर लूंगी, फिरोजा बोली। ये सब करके तुम अपने देश और डिपार्टमेंट से गद्दारी कर रही? जरा भी नहीं, फिरोजा विश्वास भरे स्वर में कह उठी। मैं अपने देश और डिपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही ऐसा करके। मैं तो सिर्फ सीआईए को मजा चखाना चाहती हूँ कि। और जगमोहन के बारे में तुम क्या सोच रही हो? कुछ चुप रहकर फिरोजा बोली। कभी कभी इंसान की कीमत तब पता चलती है जब वो दूर चला जाता है। जगमोहन के बारे में भी ऐसा ही है। वो अच्छा इंसान है। मैंने उसके साथ यादगार वक्त बिताया। मैंने उसके साथ जो किया वो उसे किसी भी हाल में पसंद नहीं आया होगा, परंतु वो सब मेरी मजबूरी थी। अब मैं अपने लिए उसके दिल में जगह बनाना चाहती हूँ। वो डकैतियां करता है, करता होगा, परंतु अच्छा इंसान है। मुझे तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहिए। इस बारे में तुम जो करना चाहती हो बेशक करो। शुक्रिया। मैं फिर कहती हूँ कि मुझ पर विश्वास करके देखो देवराज चौहान। इस मामले में मैं तुम्हारे साथ हूं। सोच लो। सोचा हुआ है। मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूं। कहो, मैं क्या करूं?
ब्रिजवॉश का अपहरण करना है। मैं ऐसा कर दूंगी। उसे कहाँ लाना है ये तुम सोचो। वो ठिकाना भी तुमने ही तैयार करना है। मैं इंतजाम कर लूंगी। अगर तुम आज ही ठिकाने का इंतजाम करो तो मैं वहां टिक जाता हूँ। मुझे भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। फिरोजा सोच भरे स्वर में बोली। एक जगह है मेरी नजर में। 1 मिनट, मैं अभी उससे बात करके देखती हूँ। कहकर फिरोजा ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगी। फोन कान से लगाया, दूसरी तरफ बेल जारी थी। हेलो। एक मर्दाना आवाज कानों में पड़ी। टॉम। ओ फिरोजा, मुझे विश्वास नहीं आ रहा कि तुमने फोन किया है। उधर से कहा गया। ड्रग्स का धंधा पूरी तरह बंद कर रखा है ना? पूरी तरह बंद है। मैंने तुमसे वादा किया था कि अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। वादा न करते तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए जेल भेज देती। अब इसकी जरूरत नहीं है। इस वक्त क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मेरे पास पैसा है, मैं कई साल मस्ती से बिता बिता सकता हूँ। गैराज बंद कर रखा है? हाँ। अभी काम करने का मन नहीं है। कुछ साल बाद वहां गैस स्टेशन शुरू करूंगा। कुछ दिन के लिए मुझे तुम्हारी गैराज चाहिए। किसी को वहां रखना है। ले लो। अभी तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। तुम गैराज पर फौरन पहुंचो। उसकी साफ सफाई करो। मैं वहां पहुंच रही हूँ। कहकर फिरोजा ने फोन बंद करके देवराज चौहान से कहा। जगह का इंतजाम हो गया। 1 मिनट, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। फिरोजा उठकर सेल्फ सर्विस के काउंटर की तरफ बढ़ गई। 2 मिनट बाद लौटी तो कॉफी के 2 प्याले लिए हुई थी। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। वो गहरी सोच में डूबा था। ब्रिज वॉश का तुम क्या करोगे? फिरोजा ने पूछा। तुम उसके अपहरण के बारे में सोचो कि कैसे। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि वो क्या वो अपहरण के बाद जिंदा रहेगा? तुम्हारा जवाब सुनने के बाद ही मैं उसके अपहरण का प्लान करूंगी। वो जिंदा नहीं रहेगा। बेहद देवराज चौहान ने बेहद शांत स्वर में कह दिया। फिर कोई समस्या नहीं है। तब तो मैं उसे सीधे सीधे ही ले आऊंगी। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगला दृश्य। देवराज चौहान और फिरोजा जब उस गैराज पर पहुंचे तो वहां पर 50 वर्ष के टॉम को मौजूद पाया। वो 2 आदमियों से गैराज की सफाई करा रहा था। कुछ कारों का कबाड़ वहां पड़ा हुआ था। टॉम फिरोजा और देवराज चौहान से खुशी से मिला। कार में सूटकेस रखा है, उसे ऊपर वाले कमरे में रखवा दो। मैंने वो कमरा सबसे पहले साफ करवाया। फिर टॉम ने एक आदमी को बुलाकर सूटकेस के बारे में कहा। ये यहाँ रहेंगे। ये यहाँ रहेंगे टॉम, फिरोजा ने टॉम से कहा। स्वागत है। 5-7 दिन की बात है और तब तक तुम गैराज पर नहीं आओगे। ठीक है फिरोजा, जब तुम मुझे फोन करोगी मैं तभी गैराज पर आऊंगा। जल्दी से यहाँ की सफाई कराओ और जाओ यहाँ से। टॉम उनके पास से हट गया। ये जगह सुरक्षित रहेगी। आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं। फिर वो ऊंचे स्वर में बोली। टॉम जल्दी करो, आधा घंटा लगेगा। टॉम की आवाज आई। अगला दृश्य। फिरोजा तेजी से कार दौड़ा रही थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। कई तरह की सोचें एक साथ उसके दिमाग में चल रही थी। करीब घंटे भर बाद उसने एक मार्केट की पार्किंग में कार रोकी और इंजन बंद करके मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगी। फिर फोन कान से लगा लिया। मौसम सर्द था। धूप का नामो निशान नहीं था। अब कोहरा फैलने लगा था। ठंड और बढ़ने लगी थी। कभी भी बरसात शुरू हो सकती थी। 2 दिन पहले गिरी बर्फ की मौजूदगी अभी भी नजर आ रही थी। हेलो। तभी फिरोजा के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम फिरोजा? उधर से ब्रिजवॉश का चौंका स्वर कानों में पड़ा। मैं जानती थी कि तुम पहचान लोगे वॉश। तुमने जगमोहन को अच्छा मूर्ख बनाया। सीडी सीए के हवाले कर दी और जगमोहन को कहती रही सीडी उसे दोगी। बीती बातों को भूल जाओ। जासूसी के धंधे में यही सब चलता है। तुम भी तो जासूस हो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना। मत करो। मैंने तुम्हें देवराज चौहान के बारे में कुछ बताने के लिए फोन किया है। देवराज चौहान के बारे में? नहीं सुनना चाहते तो रहने दो। मैं सुन रहा हूं। बताओ तुम। फोन पर बताने वाली बात नहीं है।
मैं इस वक्त तुम्हारे शोरूम के पास वाली पार्किंग में अपनी कार में मौजूद हूँ। अपने काम की खबर सुनना चाहते हो तो फौरन मेरे पास पहुंचो। फिरोजा बोली। मैं शोरूम पर नहीं हूँ, रास्ते में हूँ। आधे घंटे तक वहां पहुंचूंगा। आधा घंटा? ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ, कहकर फिरोजा ने फोन बंद कर दिया। फिर देवराज चौहान के दिए नंबर पर जगमोहन को फोन किया। कुछ पलों बाद जगमोहन की नींद से भरी आवाज कानों में पड़ी। हेलो। उस आवाज को सुनते ही फिरोजा ने गहरी सांस ली। हेलो। जगमोहन पुनः बोला। जगमोहन? फिरोजा? जगमोहन का चौंका स्वर फिरोजा के कानों में पड़ा। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं फोन करूंगी तुम्हें, फिरोजा ने भारी मन से कहा। परंतु मुझे तुम्हारे साथ बिताया वक्त अक्सर याद आता है। अपना दिल बहलाने के लिए मैं तुम्हारा चेहरा याद कर लेती हूँ। मैं भी हर वक्त याद करता हूँ। जगमोहन का कठोर स्वर कानों में पड़ा। तुम नाराज हो? तुम बहुत कमीनी औरत हो, इतनी घटिया कि मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूं। परंतु वो वक्त ही ऐसा था कि तुम्हें धोखा देना पड़ा। सीडी तो मैं कब की माइक के हवाले कर चुकी थी। तब माइक ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हें अपने साथ रखकर भटकाए रखूं। इससे मार्शल भी भटका रहेगा, उसे सही खबरें नहीं मिलेंगी। तब माइक की बात मान लेना मेरी मजबूरी थी, मेरी अपनी जान खतरे में थी। अगर मैं उन्हें तब सीडी न देती तो वो मेरे साथ तुम्हें भी मार देते, क्योंकि तुमने सीआईए के लोगों की हत्या तब एक रात पहले ही की थी। जानते हो मैंने माइक को सीडी कब दी? तब, जब तुम मेरे लिए कपड़े और खाने का सामान लेने बाजार गए थे। माइक जान गया था कि मैं तुम्हारे साथ हूं उस मकान पर। बकवास मत करो। जगमोहन की गुर्राहट कानों में पड़ी। उस जगह के बारे में सीआईए जानती थी। वो जगह ब्रिज वॉश ने मुझे ठिकाने के तौर पर दी। ब्रिज वॉश डबल एजेंट है। क्या? वो अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईए को भी खबरें देता है। यकीनन उसी ने बताया होगा हमारे बारे में सीआईए को। ये बात आज सुबह ही पता चली कि ब्रिज वॉश सीआईए के लिए भी काम करता है। वरना मैं तो खुद हैरान थी कि माइक तब उस ठिकाने पर ठीक कैसे पहुंच गया। ब्रिज वॉश ने मेरे वहां होने की खबर सीआईए को न दी होती तो तब हालात दूसरे होते। तुम झूठ बोल रही। ये बात तुम देवराज चौहान से पूछ सकते हो। देवराज चौहान? उससे तुम्हारा क्या वास्ता? जगमोहन का चौंका स्वर कानों में पड़ा। ये सवाल देवराज चौहान से ही करना। सुबह से मैं देवराज चौहान के साथ ही हूं। साथ ही हो? ये कैसे हो सकता है? इस वक्त तो वो प्लेन में बैठा इंडिया आ रहा। नहीं आ रहा है, उसने अपनी फ्लाइट छोड़ दी। बकवास कर रही हो तुम मुझे फिर कोई धोखा देना चाहती हो। परंतु मैं तुम्हारी बातों में नहीं। मैंने जो कहा है सच कहा है। परंतु ये बात 2-3 घंटे तक मार्शल को मत बताना, वरना तुम सारा खेल खराब कर दोगे। बेहतर होगा कि देवराज चौहान से बात कर लो। तुम किस खेल की बात कर रही हो? देवराज चौहान से पूछना, वो तुम्हें बेहतर ढंग से बता सकेगा। मैं कम से कम तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जगमोहन की आवाज में गुस्सा भरा हुआ था। नाराज हो? फिरोजा मुस्कुराई। तुम घटिया औरत, तुम्हें बताने के लिए फोन। मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना। देवराज चौहान ने बताया कि तुमने कल रैली का वो मंच ही बमों से उड़ा दिया, जिस पर खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भाषण देना था। और यह भी बताया कि तुमने सीआईए के 2 एजेंटों को शूट किया। ये बातें तुम्हें देवराज चौहान ने बताई? हाँ। मैं बात करता हूँ देवराज चौहान से कि वो तुमसे क्यों बातें कर रहा है। खबर सुन लो जो तुम्हें बताना चाहती थी। दोबारा मुझे फोन मत। बाकी बचे 6 सीआईए एजेंटों के नाम बता सकती हूँ, जो तुम्हारे प्रधानमंत्री की हत्या करने के लिए इंडिया में मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री के पास रहने वाले एक गद्दार का नाम बता सकती हूँ, जो पैसे लेकर इन सीआईए एजेंटों का साथ दे रहा है। मेरी बात सुनकर तुम्हें फायदा मिलेगा। 2 पलों तक जगमोहन की आवाज नहीं आई। रोजा मोबाइल कान से लगाए रही। चेहरे पर गंभीरता थी। बोलो। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। बताओ। पहले उन एजेंटों का नाम सुन लो। इस बारे में देवराज चौहान को भी बता चुकी हूँ। वो पिचोको, ग्रेगरी, वॉटसन, हेनरी, ब्लॉर और जैकी हैं। बॉट और सूटल को तुम मार चुके हो।
ये सब जानकारी तुम्हें कहां से मिली? चीफ के मुंह से निकली ये बातें। तुम आखिर चाहती क्या हो? जगमोहन ने गहरी सांस ली। वो सीडी तुमने सीआईए के हवाले करके मुझे तगड़ा धोखा दिया, और अब सीआईए की बातें मुझसे मुझे बता रही। प्यारे जगमोहन, मेरे जगमोहन, तब मुझे प्यारे मत कहो। हमने कितनी बार प्यार किया है, कितना अच्छा वक्त एक साथ। वो मेरे लिए बुरा वक्त था। तुम्हारे साथ रहकर मैंने धोखा खाया। धीरे धीरे तुम्हारी गलतफहमी दूर हो जाएगी, रोजा ने गंभीर स्वर में कहा। तो मैं बता रही थी कि तब मैं सीआईए के घेरे में आ चुकी थी, और सीडी माइक के हवाले करना मेरी मजबूरी। छोड़ो इन बातों को। तुम उस आदमी का नाम बताओ जो प्रधानमंत्री के करीब रहकर धोखा कर। ओम तिवारी नाम है उसका। क्या? उधर से जगमोहन का हैरानी भरा स्वर कानों में पड़ा। ओम तिवारी? तुम जानते हो इस नाम वाले आदमी को? नाम सुना है इसका। सीआईए ने इसे करोड़ों रुपया दिया है, और अब ये उन 6 एजेंटों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री की मौत का इंतजाम। अब समझ में आया कि इसने अपनी माँ और पत्नी की भी क्यों परवाह नहीं की। क्या मतलब? तुम्हारी जानकारी पक्की है ना? एकदम पक्की। विश्वास नहीं होता तुम पर। धीरे धीरे हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि सीआईए अपनी इस कोशिश में सफल ना हो सके, वो इंडियन प्रधानमंत्री की हत्या न कर सके। मुझे सीआईए की दादागिरी पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी किसी बात का पूरा विश्वास नहीं करूंगा। आने वाला वक्त तुम्हें बता देगा कि फिरोजा ने तुमसे कोई भी बात गलत नहीं कही। फिरोजा ने गंभीर स्वर में कहा। तुम धीरे धीरे भरोसा करने लगोगे। जगमोहन का उधर से स्वर आया। तुमने सीआईए के जिन 6 एजेंटों के नाम बताए हैं, उनके बारे में पता है कि इंडिया में वो कहाँ है? नहीं, इस खबर का कोई पता नहीं। मेरी बात याद रखना कि अभी भी मार्शल को मत बताना कि देवराज चौहान इस वक्त प्लेन की अपेक्षा मैनचेस्टर में है, वरना मार्शल ये बात ब्रिजवाश को बता सकता है, और ऐसा होते ही देवराज चौहान की सारी योजना मिट्टी में मिल जाएगी। कैसी योजना? मैं देवराज चौहान के लिए ब्रिजवाश का अपहरण कर रही हूँ। शायद अगले 1 घंटे में काम हो जाए। मुझे तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है। देवराज चौहान को फोन करके पूछ लो। पर सुनो, फिरोजा तेज स्वर में बोली। क्या? एक बार मुझसे प्यार से नहीं बोलोगे? मुझे डियर माई लव फिरोजा कहो। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। वो एक ड्रामा था जो। तुमने प्यार किया है मुझसे, तभी तो तुम इस वक्त नाराज हो। उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। फिरोजा ने कान से हटाया और मुस्कुरा पड़ी। जगमोहन की आवाज सुनकर उससे बात करके फिरोजा को जैसे ढेरों राहत मिली। वो बीते वक्त के लिए उन पलों में खो गई जब वो और जगमोहन साथ थे। अगला दृश्य। 40 मिनट बाद पार्किंग में ब्रिज वॉश की कार रुकी। वो कार से बाहर निकला और सर्दी से बचने के लिए दोनों हाथ कोट की जेब में डाल दिए। पार्किंग में कारें ही कारें खड़ी थी, परंतु फिरोजा उसे कहीं भी नजर नहीं आई। ब्रिज वॉश ने फोन जेब से निकाला और फिरोजा की आई हुई कॉल को वापस फोन किया। बात हो गई। मैं आ पहुंचा हूं। तुम कहाँ हो? ब्रिज वॉश ने कहा। ठहरो, मैं कार से बाहर निकलती हूँ, तब हम एक दूसरे को देख सकेंगे। फिरोजा की आवाज कानों में पड़ी। चंद क्षणों के पश्चात ब्रिजवाश ने फिरोजा को एक कार के पास खड़े देखा। वो हाथ हिला रही थी। ब्रिजवाश ने फोन जेब में रखा और उसकी तरफ बढ़ गया। फिरोजा आराम से खड़ी उसे पास आते देख रही थी। हाय, उसके पास आते ही फिरोजा ने कहा। इस सूट में तुम जच रहे हो। ब्रिजवाश ने शक भरी निगाहों से उसे देखा। ऐसी तीखी निगाहों से क्या देख रहे हो? फिरोजा मुस्कुराई। हमारा साथ देखे जाना ठीक नहीं है। तुम्हारे लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं। मैं तो तुम्हारा भला करने आई हूँ। क्या? कार में बैठो। फिरोजा कार में बैठती कह उठी। बाहर बहुत सर्दी है। वो कार में जा बैठी, दरवाजा बंद कर लिया। ब्रिजवाश कार के दरवाजे के पास खड़ा कह उठा। मैं यहीं ठीक हूँ, तुम काम की बात करो। देवराज चौहान का क्या हाल है? ब्रिजवाश की निगाह उस पर टिकी रही। कहाँ है वो? तुम्हें क्या, वो जहां भी हो। मुझे तो उसकी परवाह नहीं, पर तुम्हें परवाह जरूर होगी कि वो कहाँ है। तुम शायद देवराज चौहान की तलाश पर हो और मुझसे जानना चाहती हो कि वो कहाँ मिलेगा। ब्रिजवास संयत स्वर में कह उठा।
जबकि तुमने कहा था कि तुम देवराज चौहान के बारे में कुछ खास बताना चाहती। मैं जानती हूँ कि देवराज चौहान आज सुबह की फ्लाइट से वापस इंडिया चला गया है, फिरोजा बोली। तुम्हारी जानकारी सही है। ब्रजवास की आंखें सिकुड़ी। तुम ही उसे एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। ब्रजवास को हैरानी हुई, किंतु वो कुछ संभल गया। तुमने एयरपोर्ट पर मुझे देखा? नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुमने ही उसे एयरपोर्ट पर छोड़ा था। गलत कहा मैंने? ठीक कहा। अब काम की बात पर आ जाओ। क्या कहना चाहती हो? इस वक्त देवराज चौहान मैनचेस्टर में ही है। नहीं, उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी। तुम्हारे जाने के बाद वो भी एयरपोर्ट से। ये नहीं हो सकता। वो इस वक्त प्लेन में नहीं है। एयरपोर्ट फोन करके उस फ्लाइट में जाने वाले यात्रियों की लिस्ट में से देवराज चौहान का नाम पूछो, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। करो फोन, फिरोजा ने शांत स्वर में कहा। ब्रिजवाश ने मोबाइल निकाला और फिरोजा के कुछ हटकर फोन करने लगा। बातें करने लगा। बार बार उसकी निगाहें फिरोजा पर जा रही थी। फिरोजा आराम से कार के स्टीयरिंग सीट पर बैठी थी। 10 मिनट बाद फोन बंद करके जेब में रखता वो फिरोजा के पास पहुंचा। अब वो व्याकुल सा था। पता कर लिया? फिरोजा मुस्कुराई। तुम ठीक कहती हो कि देवराज चौहान प्लेन में नहीं चढ़ा, तो विश्वास हो गया। पर तुम ये बात मुझे क्यों बताने आई? कुछ गलत किया मैंने? नहीं, ब्रिजवाश ने खुद को संभाला। मुझे बताकर ठीक किया तुमने। तुम्हारा आभारी हूं। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं, एक दूसरे के करीब आकर। देवराज चौहान ने ऐसा क्यों किया? मैं हैरान हूं उसने ऐसा क्यों किया। खैर, शुक्रिया ये सब मुझे बताने का। और नहीं जानना चाहोगे? क्या? ब्रिजवाश के होंठों से निकला। यही कि इस वक्त देवराज चौहान है कहाँ? कहाँ है? ब्रिजवाश सतर्क हुआ। जानना चाहते हो? हाँ। जेब में जितने भी पाउंड हैं उतने मुझे दे दो, तब बताऊंगी। क्या मतलब? हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही पक्का होगा। पाउंड दे दोगे और मैं तुम्हें देवराज चौहान का ठिकाना दिखा देती हूँ। अगले ही पल ब्रिजवास ने अपनी जेब में रखे पाउंड निकाले और फिरोजा को दे दिए। कितने होंगे? फिरोजा ने पूछा। 4, 500। फिरोजा ने पाउंडों को डैशबोर्ड में रखा और ब्रिजवास से बोली, बैठो, तुम्हें वो जगह दिखा देती हूँ जहां इस वक्त देवराज चौहान मौजूद है। दिखाने की क्या जरूरत है, वैसे ही बता दो। बेहतर होगा कि मेरे साथ चलो। मुंह से उस जगह के बारे में ठीक से नहीं बता पाऊंगी। ब्रिजवास फिरोजा की बगल में आ बैठा। फिरोजा ने कार पार्किंग से निकाली और सड़क पर दौड़ा दी। मैं हैरान हूं कि देवराज चौहान ने ऐसा क्यों किया, फिरोजा बोली। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तुम भी मार्शल के एजेंट, वो भी मार्शल का एजेंट, तो आपस में खेल कैसा? ब्रिजवाश ने बेचैनी से पहलू बदला। पता चला कि सीआईए का बेरहम हत्यारा लूथर माची देवराज चौहान के पीछे है। अच्छा। ब्रिजवाश ने अज्ञानता दिखाई इस बारे में। मैं नहीं जानता। हैरानी है कि तुम्हें ये बात पता नहीं। तुमने जगमोहन को तगड़ा झटका दिया था सीडी के बारे में। ब्रिजवाश ने बात बदली। तुम तो जानते ही हो कि जासूसी के काम में ये बातें मामूली हैं। करना पड़ता है। ब्रिजवाश ने सिर हिलाया। सही कहा, करना पड़ता है। फिरोजा ने शब्द दोहराए। तुम किस्मत वाली निकली कि सीआईए के हाथों से बच गई। यूं ही नहीं बची। सीडी उनके हवाले की तो उन्होंने जान बख्शी। चीफ का दखल भी था। सीआईए चीफ को नाराज भी नहीं कर सकती थी मुझे मारकर। अमेरिका इंग्लैंड से दुश्मनी मोल लेगा तो परेशानियों में घिर जाएगा। तुमने देवराज चौहान के मैनचेस्टर में होने की बात क्या सोचकर मुझे बताई? ताकि भविष्य में मेरे काम की खबर तुम्हारे पास हो तो मुझे जरूर बताओ। इससे हमारे रिश्ते पक्के होंगे। ब्रिजवाश ने कुछ नहीं कहा। कार तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? ब्रिजवाश ने पूछा। आराम से बैठो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें देवराज चौहान के पास ही ले जा रही हूँ। अगला दृश्य। गैराज के खुले गेट से फिरोजा कार भीतर लेती चली गई। ये तुम कहाँ ले आई? ब्रिजवाश के होठों से निकला। गैराज है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ कि गैराज है, पर तुम तो मुझे देवराज चौहान का ठिकाना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवराज चौहान का ठिकाना जरूर बताऊंगी। फिरोजा ने एक जगह कार रोकी, इंजन बंद किया। पर तुम देवराज चौहान का ठिकाना देखकर क्या करोगे?
मैं उससे मिलूंगा, बात करूंगा कि वो इंडिया क्यों नहीं गया। फिरोजा ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गई। दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर ब्रिजवाश भी बाहर निकला। मुझे यहाँ 2 मिनट का काम है, तुम मेरे साथ ही रहो। तुम मुझे किसी चक्कर में तो नहीं फंसा रही? ब्रिजवाश शक भरे स्वर में कह उठा। ऐसा तुमने क्यों सोचा? तुम्हारी हरकतें मुझे समझ में नहीं आ रही। जाना चाहते हो तो जा सकते हो, फिरोजा मुस्कुराई। ब्रिजवाश ने फिरोजा को देखा। चेहरे पर सोच के भाव थे। तुम्हारे पास रिवॉल्वर तो होगी ही, तो जहां लगे मैं गड़बड़ कर रही हूं मुझ पर गोली चला देना। वैसे तुम्हें इस वक्त देवराज चौहान के बारे में सोचना चाहिए। क्यों? वो तुम्हें डबल क्रॉस कर रहा है। तुम उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर आए और उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी, यानी कि वो तुमसे छुप कर कुछ कर रहा है, जबकि तुम हर कदम पर उसकी सहायता करते रहे। उसने फ्लाइट मिस क्यों कर दी, इस बात का जवाब तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। आओ, मेरे साथ रहो, मुझे यहाँ 2 मिनट का काम है। ब्रिजवाश फिरोजा के पास पहुंचा। दोनों आगे बढ़ गए। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? ये गैराज बंद रहता है, यहाँ कोई काम नहीं होता। तुम्हें यहाँ क्या काम है? किसी से मिलना है? वो मेरा इंतजार कर रहा है, उसे कुछ बताना है। मेरा और तुम्हारा एक साथ देखा जाना ठीक नहीं है। परवाह मत करो, हमें यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं। फिरोजा गैराज के कोने में बने कमरे में प्रवेश कर गई, फिर ठिठकी और पलटकर ब्रिजवाश को देखा। ब्रिजवाश कमरे के दरवाजे पर ही था कि ठिठक गया। आओ। रुक क्यों गए? फिरोजा बोली। भीतर कौन है? वही जिससे मैं मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? ब्रिजवास की आंखों में स्पष्ट संदेह आ रहा था। तो अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ तुम्हें काम है, मैं कार में बैठता। ब्रिजवास के शब्द अधूरे रह गए। तभी उसने कमरे के भीतर देवराज चौहान को देख लिया था। देवराज चौहान होठों पर मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। ब्रिजवास 2 पलों के लिए हक्का बक्का रह गया देवराज चौहान को सामने पाकर। तुम? फिर ब्रिजवास के होठों से निकला, यहाँ? भीतर आ जाओ, देवराज चौहान बोला। मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। ब्रिजवास चेहरे पर हैरत के भाव लिए कमरे में आया और कह उठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त प्लेन पर सवार होना चाहिए था। फिरोजा अपनी जगह पर सतर्क खड़ी थी। देवराज चौहान मुस्कान के साथ ब्रिजवास को देख रहा था। और और तुम ब्रिटिश जासूस फिरोजा के साथ कैसे? ब्रिजवास ने फिरोजा पर नजर मारकर कहा। मुझे हैरानी है तुम दोनों को साथ देखकर। फिरोजा ने तो जगमोहन को तगड़ा झटका दिया था सीडी के मामले में। आखिर तुम कर क्या रहे हो? तभी फिरोजा ने दरवाजा बंद कर दिया। ब्रिजवाश ये देखकर सतर्क हुआ, चौंका। उसकी निगाह बारी बारी दोनों पर पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी तो पता चले। ब्रिजवाश की आंखें सिकुड़ चुकी थी। तुमसे बातें करनी है ब्रिजवाश, देवराज चौहान ने कहा। पहले ये बताओ कि तुम इंडिया क्यों नहीं गए, फ्लाइट क्यों छोड़ी? वो भी बताऊंगा, बैठो, कहकर देवराज चौहान कुर्सी पर बैठ गया। ब्रिजवाश भी बैठा। फिरोजा दरवाजे के पास शांत सी खड़ी रही। ये जगह किसकी है? फिरोजा के पहचान वालों की, देवराज चौहान ने बताया। हैरानी है फिरोजा के साथ तुम्हारा संबंध देखकर। तुम मार्शल के एजेंट हो और फिरोजा ने सीडी सीआईए को दे दी। क्या फिरोजा इंडियन एजेंट बन गई है जो मुझे तुम्हारे पास लेकर आई? ये डबल एजेंट तो नहीं? कहते हुए ब्रिजवास ने फिरोजा पर निगाह मारी तो फिरोजा मुस्कुराई। ब्रिजवास को यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। उसने देवराज चौहान को देखकर कहा, क्या बात करना चाहते हो मुझसे? तुम सीआईए के लिए काम करते हो? ब्रिजवास उछलकर खड़ा हो गया। चेहरे पर कई तरह के भाव गुड़मुड़ हो गए। क्या मतलब? तुम सीआईए के लिए काम करते हो, डबल एजेंट हो तुम, और मार्शल को धोखा दे रहे हो। तुम्हें किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। ब्रिजवास की सांसें तेज चलने लगी। फिरोजा ने भड़काया? जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। ये सब झूठ है। मैं मार्शल का। देवराज चांद ने बैठे बैठे जोरों का घूंसा पास खड़े ब्रिजवास के पेट में मारा। ब्रिजवास के होठों से चीख निकली और पेट पकड़कर झुकता चला गया। देवराज चांद ने उसके सिर के बाल पकड़े और उसे कुर्सी पर धकेल दिया। ब्रिजवास कुर्सी पर जा गिरा। कुर्सी लड़खड़ाई, फिर संभल गई। ब्रिजवास गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अभी भी उसने पेट पकड़ रखा था। चेहरे पर पीड़ा के भाव और परेशानी थी।
उसने गुस्से से देवराज चौहान को देखा और कहा, तुम पागल हो। मैंने तुम्हारा कितना साथ दिया और अब तुम मेरे साथ ये व्यवहार कर रहे हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। फिरोजा ने तुम्हें भड़काया तो तुम सीआईए को खबरें नहीं देते। सीआईए से मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं मार्शल का एजेंट हूं। तभी देवराज चौहान का एक और घूंसा ब्रजवास के चेहरे पर पड़ा। ब्रजवास चीखा और कुर्सी सहित नीचे जा गिरा। मैं तुम्हारी शिकायत मार्शल से करूंगा। ब्रजवास चीख कर कह उठा। तुम्हें कोई समस्या है तो मार्शल से बात करो, मेरे साथ तुम ये सब नहीं कर सकते। मुझे रिवॉल्वर निकालने पर मजबूर मत करो देवराज चौहान। तभी देवराज चौहान उठा और पास पहुंचकर झुका और ब्रजवास की जेबें टटोलने लगा। ब्रजवास ने गुस्से से एक जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालने के लिए। उसी पल देवराज चौहान ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दांत भींचकर उसकी नाल उसकी छाती पर रख दी। दोनों की आंखें मिली। तुम पागल हो गए हो, ब्रजवास चीखा। जेब से अपना खाली हाथ बाहर निकालो, रिवॉल्वर को बाहर मत निकालना। ब्रजवास खा जाने वाली निगाहों से देवराज चौहान को देखता रहा। सुना नहीं तुमने? देवराज चौहान गुर्रा उठा। ब्रजवास ने जेब से अपना हाथ बाहर निकाला। देवराज चौहान ने सावधानी से ब्रजवास की रिवॉल्वर जेब से निकाली और पीछे हटता चला गया। अपनी रिवॉल्वर उसने जेब में रखी और ब्रजवास की रिवॉल्वर से गोलियों की मैगजीन निकालकर कमरे में एक कोने की तरफ उछाल दी और रिवॉल्वर को दूसरी तरफ उछाल दिया। तब तक ब्रजवास खड़ा हो चुका था और गुस्से से भरे स्वर में कह उठा, तुम्हें इन बातों का जवाब मार्शल को देना होगा देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर कह उठा, सुबह तुमने मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ा, तुम चले गए, लेकिन मेरी जेब में रिवॉल्वर पड़ी रह गई। वही तुम्हें देने के लिए मैं लगभग तुम्हारे पीछे पीछे ही एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकला। 2-3 मिनट का फर्क रहा होगा। तब तुम सोच सकते हो मैंने तुम्हें किन लोगों के साथ बातें करते देखा। ब्रजवास का चेहरा एकाएक फक पड़ गया। वो देवराज चौहान को देखने लगा। फिरोजा दरवाजे के पास शांत सी खड़ी थी, परंतु सतर्क थी। देवराज चौहान ने पुनः कश लिया और कह उठा, तुम सीआईए के जासूस माइक और लूथर माची से बात कर रहे थे। ये सब मैंने ही नहीं, फिरोजा ने भी देखा है। ये भी उस वक्त वहीं मौजूद थी। इस बारे में क्या कहोगे? वो वो मैं वो अचानक ही मेरे सामने पड़ गए थे और मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। माची कह रहा था कि उसे खबर है कि देवराज चौहान आज आज के प्लेन से इंडिया जा रहा है। वो मुझसे तुम्हारे प्लेन पूछ रहा था, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। ब्रजवास ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। जहां तुम तीनों बातें कर रहे थे, वहां पास में ही गोल पिलर था। मैं उस पिलर के पीछे खड़ा तुम लोगों की स्पष्ट बातें सुन रहा था। कहो तो सारी बातचीत बता दूं ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं तुक्का नहीं मार रहा। जो भी कह रहा हूं वो पक्की हकीकत है, कानों सुनी हकीकत। ब्रजवास फक चेहरे के साथ देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने उसे सुबह की बातें बताई कि उसने माइक और लूथर माची के साथ क्या क्या बातें की थी। ये सब सुनकर ब्रजवास सन्न रह गया। उसका चेहरा और भी फक पड़ गया। कुछ पलों के लिए वहां खामोशी सी आ ठहरी। तुम इस मामले में शुरू से ही सीआईए के संपर्क में थे, माइक को खबरें दे रहे थे। अब मैं समझ सकता हूँ। फिरोजा भी ये समझ चुकी है कि जब वो जगमोहन के साथ तुम्हारे दिए ठिकाने पर मौजूद थी, तो माइक को कैसे पता चल गया कि तुम दोनों वहां हो। तुमने ही माइक को बताया था। जब माइक ने फिरोजा से फोन पर संपर्क बनाया, तो फिरोजा समझ गई कि सीआईए को सीडी नहीं दी तो उसे भी खत्म किया जा सकता है। सीआईए को उसका ठिकाना पता है। ऐसे में फिरोजा ने माइक को वहां बुलाया और सीडी उसे दे दी। उस वक्त जगमोहन फिरोजा के लिए कपड़े लेने बाजार गया हुआ था। माइक ने फिरोजा को कहा कि वह जगमोहन को इसी तरह अपने साथ लगाए रखे ताकि मार्शल तक गलत खबरें पहुंचती रहें और मार्शल इस मामले में भटकता रहे। फिरोजा के सामने माइक की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जगमोहन सीआईए के 3 हत्यारों को शूट कर चुका था और माइक उनके मरने का इल्जाम फिरोजा पर लगा रहा था। ऐसे में फिरोजा को वही करना पड़ा जो माइक ने कहा, यानी कि जगमोहन की हार के पीछे जगमोहन की गलती नहीं, बल्कि तुम्हारी गद्दारी थी। अगर तुमने माइक को जगमोहन और फिरोजा के बारे में न बताया होता,
तो देर सवेर जगमोहन फिरोजा से वो सीडी ले ही लेता। फिरोजा वैसे भी भारत के किसी जिम्मेदार अधिकारी को वो सीडी देने की सोच रही थी। ब्रिजवास सफेद पड़े चेहरे के साथ देवराज चौहान को देखता रहा। कबूल करो कि जो मैंने कहा है वो सच है। हाँ हाँ हाँ। ब्रिजवास के होंठों से कांपता सा स्वर निकला। परंतु मैंने तुम्हारा पूरा साथ दिया। तुमने और भी पचासों बातें माइक को बताकर मार्शल को नुकसान पहुंचाया होगा जिसकी मुझे खबर नहीं। मुझे माफ कर दो। अब मैं सीआईए से कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं मैनचेस्टर से जा रहा हूं। ये बात भी तुमने माइक को बताई। माइक ने लूथर माची को बताई और लूथर माची माइक के साथ एयरपोर्ट आ पहुंचा। यकीनन अगर लूथर माची मुझे देख लेता तो मुझे खत्म करने की कोशिश करता, परंतु वो कुछ मिनट की देरी से वहां पहुंचा और मैं एयरपोर्ट की इमारत में जा चुका था, वरना वहां पर बहुत कुछ हो गया होता। ये सब तुम्हारी गद्दारी का नतीजा। मुझे माफ कर दो। मैं जासूसी दुनिया में माफी नाम की कोई चीज नहीं होती ब्रजवाश। तुम डबल एजेंट हो। मार्शल को, इंडिया को नुकसान पहुंचाते रहे। थोड़ी सी खबरें मार्शल को देते हो और हकीकत में तुम सीआईए के खबरी हो। नहीं, मैं मार्शल को पूरी खबरें देता हूँ। ब्रिजवास घबराया सा कह उठा। सीआईए को तो यूं ही थोड़ी बहुत खबरें दे देता हूँ ताकि वो अच्छा पैसा देते रहें। अच्छा पैसा? देवराज चौहान जहरीले जहरीले स्वर में कह उठा। ब्रिजवास ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। एक साथ दो देशों के लिए काम करना जासूसी की दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म है ब्रिज। मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूं कि इस दुनिया में कसमों की कोई कीमत नहीं। मुझे छोड़ दो। जाने दो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगा। मेरे पास बहुत पैसा। चुप रहो। देवराज चांद का स्वर कठोर हो गया और जेब से मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगा। फिरोजा ब्रिजवाश के पास पहुंची। तुम बहुत कमीने हो ब्रिजवाश। तब मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जब तुम्हारे पास पहुंचकर मैंने कहा था कि किसी बड़े भारतीय अधिकारी को सीडी देना चाहती। ब्रिजवाश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। तब तुमने माइक को मेरे और जगमोहन के ठिकाने के बारे में बताकर मुझे भारी खतरे में डाल दिया था। बहुत गलत किया तुमने, और मैं सोच भी नहीं सकी कि ये काम तुमने किया होगा। मुझे जाने दो प्लीज। मेरे पास बहुत पैसा। तुम्हारे पास तुम्हारे पास पैसा जरूर होगा। सीआईए तुम जैसे कुत्तों को बहुत पैसा देती है। फिरोजा गुर्रा पड़ी। तुम तो ब्रिटिश जासूस हो। देवराज चौहान का साथ क्यों देती हो? इस वक्त वो मार्शल का एजेंट बना हुआ है, जबकि वो खतरनाक डकैती मास्टर है। उसका साथ देकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो मैं तुम्हारा साथ क्यों दूं? मैं अब से तुम्हें खबरें दिया। जवान बंद रख गंदे आदमी। तुम जैसे गद्दार से मैं कोई रिश्ता नहीं रखना। तभी देवराज चौहान की आवाज उन्होंने सुनी। वो फोन पर बात कर रहा था। दोनों की निगाह देवराज चौहान पर जा उठी। मार्शल, देवराज चौहान फोन पर बोला। मैं क्या तुम प्लेन से बात कर रहे हो? उधर से मार्शल का तेज स्वर कानों में पड़ा। नहीं, मैं मैनचेस्टर में हूं। मैंने प्लेन छोड़ दिया था। ओह, लेकिन क्यों? ब्रिजवाश के लिए। ऐन वक्त पर मुझे पता चला कि वो सीआईए का एजेंट भी है। क्या? मार्शल की आवाज एकाएक कठोर हो गई। तुम्हारा मतलब कि वो डबल एजेंट है? हाँ। मार्शल की आवाज नहीं आई जवाब में। मार्शल, देवराज चौहान की निगाह ब्रिजवाश पर थी। ब्रिजवाश भय से कांप रहा था। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो डबल एजेंट है? मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। ब्रिजवाश इस वक्त मेरे सामने है और माफी मांग रहा है। उससे मेरी बात कराओ। देवराज चौहान ने फोन कान से हटाया और ब्रिजवाश के पास आकर बोला, लो, मार्शल से बात करो। ब्रिजवाश फोन पर झपटा और मोबाइल लेकर कान से लगाता घबराहट भरे स्वर में कह उठा। मार्शल, मैंने तुम्हारा हर काम ईमानदारी से किया है। मैंने कभी भी तुम्हारा कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। सीआईए वालों को तो मैं यूं ही इधर उधर की खबरें देकर बहलाता रहा था। मैं डबल एजेंट नहीं हूं। मैं तुम्हारा ही एजेंट हूं। जो भी थोड़ी बहुत गलती हुई है वो भूल जाओ। जाने दो। मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में। देवराज चौहान को फोन दो। मार्शल का स्वर कानों में पड़ा। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? देवराज चौहान को फोन दो। पहले बताओ मार्शल, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? ब्रिजवास भय से कांप रहा था। हाँ, कर दिया माफ। देवराज चौहान से मेरी बात अभी कराता हूँ।
गहरी सांसें लेता ब्रिजवास तेज स्वर में बोला, तुम देवराज चौहान से कह दो कि मुझे छोड़ दे। इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे, और इसके साथ ब्रिटिश एजेंट फिरोजा भी है। दोनों ने मुझे घेर रखा है। कहने के साथ ही ब्रिजवास ने कांपते हाथों से मोबाइल देवराज चौहान की तरफ बढ़ा दिया। होंठ भींचे देवराज चौहान ने मोबाइल लेकर मार्शल से बात की। सुन लिया तुमने? ब्रिजवास को अभी इसी वक्त खत्म करो। मार्शल का कठोर स्वर कानों में पड़ा। ठीक है। देवराज चौहान के होंठ भिजे हुए थे। फिरोजा की निगाह देवराज चौहान पर थी। ब्रिजवास उठ खड़ा हुआ था और वो भी देवराज चौहान को देख रहा था। इसकी जगह लेने के लिए मैं यहाँ से दूसरा एजेंट भेज रहा हूँ। कल तक वो पहुंच जाएगा। वो तुम जानो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फिरोजा तुम्हारे साथ कैसे? इन बातों का अभी वक्त नहीं है। तुम भूल रहे हो कि जगमोहन फिरोजा से मात खाकर वापस लौटा था। वो अगर ब्रिजवास ने सीआईए को तब जगमोहन और फिरोजा के ठिकाने के बारे में ना बताया होता तो बाजी जगमोहन के हाथ रहती। तुम्हारे एजेंट ने सीआईए को खबरें देकर जगमोहन की हार की बुनियाद रखी थी। ओह, ब्रिजवास ने कबूली ये बात? मार्शल की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, कबूली। खत्म कर दो इसे। और अब तुम्हारा क्या काम है? मैनचेस्टर में मेरा कोई काम नहीं। वापस आऊंगा। जगमोहन को तुम्हारे आने का इंतजार है। देवराज चौहान ने फोन बंद करके जेब में रखा। मौत भरी निगाह ब्रिजवास पर थी। फिरोजा सतर्क सी हो गई थी। छोड़ दिया ना मार्शल ने मुझे। वो उसने तुम्हें शूट करने को कहा है। देवराज चौहान सर्द स्वर में बोला। ब्रिजवास के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। क्या? तुम अब मरने जा रहे? और अचानक ही ब्रिजवास ने वो किया जिसकी आशा दोनों में से किसी को नहीं थी। ब्रिजवास ने तूफानी गति से पास पड़ी कुर्सी उठाई और देवराज चौहान की तरफ उछाल दी। कुर्सी वेग के साथ देवराज चौहान की छाती से जा टकराई। यह हमला अचानक हुआ था। देवराज चौहान संभल न सका और उसके होंठों से कराह निकली। वो पास पड़े टेबल से फंसकर लड़खड़ाया और नीचे जा गिरा। तभी कुर्सी की एक टांग उसके माथे पर आ लगी। दो पल के लिए आंखों के सामने चांद सितारे नाच उठे। ब्रिजवास देवराज चौहान पर कुर्सी फेंकते ही चीते की तरह फिरोजा पर झपटा। फिरोजा अभी मामला समझ ही रही थी कि ब्रिजवास उसे आ टकराया। फिरोजा पीछे होती दीवार से टकराई। उसके सिर का पिछला हिस्सा दीवार से जा टकराया। ब्रिजवास तो जैसे पागल हो चुका था। उसने फिरोजा के चेहरे पर हाथ रखा और पुनः उसका सिर दीवार से टकराया। ब्रिजवास जानता था कि यहाँ रुकना खतरनाक है। उसके पास रिवॉल्वर होती तो अब तक दोनों को शूट कर चुका होता। उसने फिरोजा को छोड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता चला गया। इधर फिरोजा का सिर जब दूसरी बार दीवार से टकराया तो ये चोट तगड़ी थी। फिरोजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बेहोश होकर फर्श पर लुढ़कती चली गई। ब्रिजवास के चेहरे पर बदहवासी छाई हुई थी। हर तरफ उसे अपनी मौत ही नजर आ रही थी। वो गैराज में भागता चला गया बाहर की तरफ। शांत गैराज को उसके भागते कदमों की आवाजें भंग कर रही थी। शांत गैराज के सन्नाटे को उसके भागते कदमों की आवाजें भंग कर रही थी। वो बाहर की तरफ खड़ी फिरोजा की कार के पास पहुंचकर ठिठका। उसका ड्राइविंग डोर खोलकर भीतर झांका। कार की चाबी भीतर लगी हुई थी। जल्दी से कार के भीतर बैठा, उसे स्टार्ट किया और बैक गियर डालकर पीछे लेता चला गया। भीतर प्रवेश करने का एक ही रास्ता था जिससे वो भीतर आया था। वो दरवाजा खुला हुआ था और वो कार सहित गैराज से बाहर आ गया। फिर उसने कार को सीधा किया और सड़क पर दौड़ा दिया कार को। ब्रिजवाश के चेहरे पर दहशत और गुस्सा था। वो जानता था कि मौत के मुंह से निकल कर आया है, वरना अब तक तो देवराज चौहान ने उसे मार देना था। मार्शल ने उसकी मौत का फरमान सुना दिया था। साले कुत्ते! ब्रिजवाश दांत भींचे बड़बड़ा उठा। मुझे मारने चले थे। उसने मिरर से उसने मिरर से पीछे देखा, परंतु ऐसी कोई कार नहीं दिखी जो उसके पीछे हो। वैसे भी वो ये बात जानता था कि देवराज चौहान या फिरोजा उसके पीछे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि गैराज में दूसरी कार नहीं खड़ी थी। 10 मिनट तक ब्रिजवाश कार को दौड़ाता रहा। इतने वक्त में उसने खुद पर काबू पा लिया था। अब उसका दिमाग ठीक से काम करने लगा था। वो जानता था कि मुसीबत में पड़ चुका है। उसके डबल एजेंट होने का राज खुल चुका है। मार्शल उसे छोड़ने वाला नहीं, परंतु वो किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहता था। सबसे ज्यादा खतरा उसे देवराज चौहान से था कि वो उसे जरूर तलाश करके खत्म करना चाहेगा। सबसे बड़ा खतरा उसके लिए देवराज चौहान ही था। देवराज चौहान! ब्रिजवास दांत भींचे गुर्रा उठा। 2 मिनट ही बीते होंगे कि एकाएक उसके सामने के मोड़ से कार मुड़ी। पास ही की बिल्डिंग की
दो मिनट ही बीते होंगे कि एकाएक उसके सामने के मोड़ से कार मुड़ी। उसने सामने के मोड़ से कार मोड़ी और पास ही की बिल्डिंग की पार्किंग में कार को ले जा रोका। कार वहीं छोड़कर वो बाहर आ गया और पैदल ही पैदल सड़क के किनारे चलते हुए उसने मोबाइल निकाला और दांत भींचकर नंबर मिलाने लगा। फिर फोन कान से लगाया। हेलो। अगले ही पल लूथर माची की आवाज कानों में पड़ी। माची, मैं ब्रिजवाश। तूने मेरा शिकार इंडिया भगा दिया। अब मैं इंडिया जाने की तैयारी। तेरे लिए बढ़िया खबर है, तभी तो तेरे को फोन किया। देवराज चौहान ने फ्लाइट छोड़ दी है। वो इंडिया नहीं गया। क्या? हाँ, मैं अभी उससे मिलकर आ रहा हूँ। साले ने मुझे पकड़ लिया था। उसने एयरपोर्ट पर सुबह हम लोगों को बातें करते देखा ही नहीं, हमारी बातें भी सुन ली। उसे पता चल गया कि मैं डबल एजेंट बना हुआ हूँ। मार्शल की खबरें सीआईए को दे रहा हूँ। वो मुझे खबर वो मुझे खत्म करना चाहता था। उसके साथ ब्रिटिश जासूस फ्रोजा भी है। दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। पर मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। एक गैराज का पता बताता हूँ, वो दोनों वहां हैं। ब्रिजवाश ने गैराज का पता बताया। तुम गैराज से भागे हो? उधर से लूथर माची ने पूछा। हाँ। तो मेरे पहुंचने तक वो क्या गैराज में रहेंगे? वो तो वहां से निकल। ये तुम जानो, मैंने तुम्हें खबर दे दी है कि देवराज चांद का शिकार करने का मौका तुम्हारे पास है। देवराज चांद मेरे शोरूम पर जरूर मेरी तलाश में आएगा। चाहता है। बेहतर होगा कि तुम उसे खत्म कर दो माची। वो बचेगा नहीं। उधर से लूथर माची ने गुर्रा कर कहा। वो मेरा शिकार है, जो मेरे हाथों से बच गया था। ब्रजवास ने फोन जेब में रखा। अब वो काफी हद तक संयत हो चुका था। सड़क किनारे खड़ा होकर खाली टैक्सी की तलाश करने लगा। 10 मिनट बाद उसे खाली टैक्सी मिल गई। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। कहानी बहुत जबरदस्त हो गई है। ब्रजवाश डबल एजेंट बन गया। वैसे देवराज चौहान इतना सतर्क ना रहना उसके कैरेक्टर में है नहीं। मरना तो ब्रिजवाश को पड़ेगा। देवराज चौहान के हाथ से बचेगा नहीं ये। हाँ, बस ये है कि साथ में लूथर माची को भी ले जाएगा, क्योंकि वो अब इसके चक्कर में निकलेगा और देवराज चौहान से टकरा जाएगा। खैर, लेकिन जासूसी की दुनिया में ये होता बहुत है, क्योंकि जो जासूस होते हैं ना, वो पकड़े जाते हैं। नो, भारत में भी ऐसा हुआ था। हमारा एक सीनियर अफसर था, मेरे ख्याल से सुरेंद्र सिंह था नाम उसका शायद। वो अचानक ही भारत के लिए जासूसी करता करता सीआईए की जासूसी करने लगा, जो कि भारत को पता चल गया था। काउंटर इंटेलिजेंस वालों को पक्का पता चल गया था कि ये ऐसा कर रहा है। अच्छा, उस वक्त ना, ये उन दिनों की बात है जब इंटरनेट इतना पेनिट्रेटेड नहीं था। यानी कि ईमेल जो है ना, जो वो कोई कोई ही करता था। ये उस समय की बात है। तो हमारे लोगों को ना ठीक से पता नहीं चल पा रहा था कि ये सीआईए से संपर्क कैसे कर रहा है। तो पता चला जी कि वो आदमी सीआईए के साथ ईमेल खेल रहा था। खैर, एक दिन काउंटर इंटेलिजेंस ने पूरा प्लान बना लिया कि कब इसको धर लेना है। यानी मान लो, मेरे ख्याल से 6 घंटे की ना गैप रह गया था। जैसे मान लो, अगर उन्होंने सुबह सोचा था कि हम 12 बजे इसको पकड़ लेंगे, तो वो 6 बजे निकल गया चुपचाप। खैर, वहां वो मेरे ख्याल से 10-11 साल रहा। फिर अचानक एक दिन कार एक्सीडेंट में मारा गया हुआ। क्योंकि जब उसकी यूजफुलनेस खत्म हो गई ना, जब उसके जो उपयोग था वो सीआईए के लिए खत्म हो गया, फिर क्यों सीआईए पाल के रखेगी हमें खामखा। और वैसे भी जो उसके हैंडलर रहे होंगे या जिनके साथ उसके टर्म्स होंगे, वो रिटायर हो गया होगा, जो पीछे बैठा होगा। और जैसे ही वो रिटायर हुआ होगा, क्योंकि सीआईए एक इस तरह की संस्था है, वो अपने लोगों को खुद मारना शुरू कर सकते हैं। कई बार हुआ है ऐसा। तो जैसे ही वो बंदा रिटायर हुआ होगा, जो इसका हैंडलर रहा होगा,
सीआईए ने इसकी बागडोर छोड़ दी होगी, भाई तू अपने सिर्फ अपने उस पर है। इंडिया वालों ने तो इसको एज एन खुला केस देख रखा होगा कि भाई ये केस खुला हुआ है। तो कार एक्सीडेंट इसी तरह हत्याएं करवाते हैं, वो सीधा सीधा गोलियां वोली नहीं मारते, क्योंकि गोली मारने में पूरा केस फिर ऐसा बन जाता है कि ऐसे कैसे गोली चल गई। हाँ, या फिर कोई लूट मार का केस हो, केस इस तरह करवाते हैं कि बस पहली विजिट में ही जो है ना, जैसे ही पुलिस आई वो देखे कि अच्छा एक्सीडेंट हुआ है, रोड एक्सीडेंट में मर गया, केस क्लोज। या फिर कहीं लूट मार हुई, चोरी हुई, उसमें चोरों ने कर गोली चला दी। इस तरह नहीं कि कोई आके हत्या कर गया तो पता चला जी केस खुल गया एक। तो खैर, वैसे दोस्तों, आप सब लोगों का मैं एक बार फिर से दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैंने देखा आप में से बहुत से मेरे दोस्तों ने मेरी रिक्वेस्ट पर एक्शन किया और आपने मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजे। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है सब सारे कमेंट्स का उत्तर देने की, लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त का कोई कमेंट रह गया हो, मैं उत्तर देने से मैं रह गया हूँ, तो माफ करना। कृष्णकांति जी, मनीष जी, राजेश जी, मिंटू जी, मनोज बालियान जी, गुरमीत चांद जी, राजेश जी, विजय सैनी जी, अवतार बोरा जी, शिवाजी कामले जी, शैलेंद्र जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कमेंट किया, मेरा हौसला बढ़ाया। इसी तरह अपने भाई का हौसला बढ़ाते रहिएगा। आप देख रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। अगले पार्ट में मिलते हैं इस कहानी के शिकारी पार्ट 4 में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।